हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में हम बंगाल पे चर्चा करेंगे। बंगाल अपने मैसूर और अन्य क्षेत्रीय राज्यों को देख लिया है। 1717 में बंगाल की सूबेदारी मिलती है मुर्शीद कुली खां को। मुर्शीद कुली खां को बंगाल की सूबेदारी मिलती है, और जबकि बादशाह हैं इस समय फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को शासक बनाए हैं सैयद बंधु, और मुर्शीद कुली खां को भारत के इतिहास के बारे में, यानी कि मुगल के इतिहास के बारे में भी जानकारी था, और वर्तमान भी वो देख रहे थे। और उन्हें यह आभास हो गया था कि दिल्ली में अब मुगल नहीं बल्कि एक मीडिएटर शासन कर रहा है। दिल्ली में अब मुगल शासन नहीं कर रहे हैं, एक मीडिएटर शासन कर रहा है, यानी सैयद बंधु शासन कर रहे हैं। और ये बेहतर मौका है कि बंगाल को स्वतंत्र कर लिया जाए। मुर्शीद कुली खां सूबेदार बनते हैं। वो यहाँ पे शासन तो स्वतंत्र रूप से करते हैं, लेकिन दिल्ली में बराबर टैक्स भेजते रहते हैं, यानी कर जो है, राजस्व जो है, वो बराबर भेजते रहते हैं। 1717 में मुर्शीद कुली खां बंगाल के जब सूबेदार, यहाँ के सूबेदार बनते हैं, आगे चल करके 1719 में उड़ीसा भी इसमें जोड़ दिया जाता है, यानी अब इनका क्षेत्र और बड़ा हो गया। उड़ीसा भी इनमें जोड़ दिया गया। जब उड़ीसा की सूबेदारी भी मुर्शीद कुली खां को दे दिया गया तो इनका विस्तार बहुत बड़ा हो गया। बंगाल की एक विशेषता और जान लीजिए। बंगाल जिस समय दिल्ली उत्तर पश्चिम में आक्रमण का शिकार, इधर मराठों के आक्रमण का शिकार, साथ ही आंतरिक विद्रोह से जब जूझ रहा था, तब उस समय बंगाल शांतिपूर्वक विकास कर रहा था। क्योंकि बंगाल में किसी का आक्रमण भी नहीं हो रहा था, साथ ही अवध बीच में एक बफर स्टेट का कार्य कर रहा था। अवध बफर स्टेट का कार्य कर रहा था। साथ ही मराठों का खतरा जब आने लगा, तब अली वर्दी खां ने मराठों से संधि करके उन्हें उड़ीसा की जागीर और साथ ही साथ 12 लाख रुपया वार्षिक चौथ देना स्वीकार कर लिया, यानी इनके आक्रमण से भी बच गए। विकास वहीं होता है जहां शांति होता है। जिस समय उथल पुथल पूरे भारत में था, बंगाल एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पे खेती भी अच्छी हो रही थी, क्योंकि नदियों के मुहाने पे, समुद्र के किनारे एक ऐसा स्थान कि जहां मत्स्य पालन भी और कृषि पालन भी, औद्योगिक वर्ग भी, सब कुछ संपन्न होता रहा। ऐसी जगह पे मुर्शीद कुली खां को जब सूबेदार बनाया गया और 1719 में इन्हें उड़ीसा भी दे दिया गया, तो एक लंबी तटरेखा के साथ, नदियों के जाल के साथ एक बेहतर संपन्न राज्य सामने आया। मुर्शीद कुली खां भूमि बंदोबस्त प्रणाली को अपनाए, जिसमें इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया, और ये कृषि ऋण भी देते थे। अपने किसानों के लिए सरकार के तरफ से काफ़ी छूट मुहैया करवाते थे, यानी सूबेदार थे फिर भी लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करते थे। मुर्शीद कुली खां व्यवहार तो स्वतंत्र रूप से करते थे, लेकिन दिल्ली में बराबर राजस्व भेजते रहे। 1727 में इनकी मृत्यु हो गई। 1727 में इनकी मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन अगला सूबेदार बनते हैं बंगाल के, और इनके समय में बिहार भी बंगाल में शामिल हो जाता है,
यानी अब इनका क्षेत्र और बढ़ गया। यानी उड़ीसा, बंगाल और बिहार एक बड़ा क्षेत्र, जिसमें वर्तमान में आपके झारखंड वारखंड सब शामिल था, कुछ पार्ट असम के भी शामिल थे। जो बंगाल, आप बार बार बंगाल सुन रहे हैं, इसमें बांग्लादेश, वर्तमान के बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कुछ असम, थोड़ा बहुत असम का कुछ पार्ट, कुछ भाग, यानी इतना बड़ा क्षेत्र उस समय बंगाल, जो मैं बंगाल अभी बोल रहा हूँ, वो इतने बड़े क्षेत्र का मालिक था। बाद में बांग्लादेश उसी से निकला, पश्चिम बंगाल उसी से निकला, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब उसी से निकला। यानी एक बहुत बड़ा संपन्न राज्य बंगाल उस समय था। शुजाउद्दीन की मृत्यु 1739 में हो गया था। उसके बाद सरफराज नवाब बने थे, सूबेदार बने थे। 1739 में गिरिया के युद्ध में मार दिए गए थे। उसके बाद अली वर्दी खां सूबेदार बनते हैं और ये ताकतवर और बुद्धिमान सूबेदार होते हैं। अली वर्दी खां ने मराठों से आक्रमण से अपने को रक्षा किया और साथ ही साथ यूरोपियों से भी संबंध बेहतर बनाया। अली वर्दी खां कहा करते थे कि यूरोपियों से ना छेड़ा जाए तो ये मधुमक्खी की तरह शहद देंगे। अगर यूरोपियों को ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, और यदि छेड़ा गया तो ये काट करके मार डालेंगे। यानी कि ये मधुमक्खी की तरह होते हैं। यानी कि अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना किया था मधुमक्खियों से, और मधुमक्खियों से तुलना करने के लिए इन्होंने यूरोपियों को छेड़ने से मना किया था। इन्होंने कहा यूरोपियों को नहीं छेड़ना चाहिए, तो ये शहद की भांति आपको फ़ायदा देते रहेंगे, लेकिन अगर इन्हें छेड़ोगे तो ये मधुमक्खी की तरह काट करके मार डालेंगे। अली वर्दी खां ने मराठों से संधि किया था रघुजी से। उड़ीसा प्रांत मराठों को दिया गया था और 12 लाख की वार्षिक चौथ देना भी स्वीकार किया गया था। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, और सबसे बुरी बात कह सकते हो ये रही है कि अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था। इनकी 3 बेटियां थीं, और 3 बेटियों में जो सबसे छोटी बेटी थी उसका पुत्र सिराजुद्दौला सूबेदार बना, यानी नवाब बना। सिराजुद्दौला जब नवाब बना तब इसकी सबसे बड़ी मौसी घसीटी बेगम, सबसे बड़ी मौसी घसीटी बेगम, और मझली मौसी का पुत्र शौकत जंग, और इनका एक दरबारी या कह सकते हैं एक अमीर राजबल्लभ। इन तीनों ने मिलकर के सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र में सिराजुद्दौला को मारना चाहा। लेकिन सिराजुद्दौला को ये बात जानकारी हो गई थी, तो कुछ लालच दे करके घसीटी बेगम को अपने पक्ष में कर लिया, शौकत जंग को भी अपने पक्ष में कर लिया,
कहा जाता है, बाद में मार दिया, पता नहीं सही क्या है, लेकिन इनको पक्ष में कर लिया और राजबल्लभ भाग गए। यानी कि जो ये चुनौती था, सिराजुद्दौला ने इन चुनौतियों से अपने आप को निजात पाया। कहा जाता है कि सिराजुद्दौला जब सत्ता प्राप्त किए तो षड्यंत्र इतना हावी हो चुका था और ये जानकारी यूरोपियों को मिल चुका था। सिराजुद्दौला 1756 में अंग्रेज़ों के मनमानी के लिए इन पर 1756 में आक्रमण कर दिया, इनके किले पर, और कहा कि आप किलेबंदी ये सब नहीं कर सकते हो। अगर आपको बादशाह से जो खिल्लत प्राप्त हुई थी, बादशाह से जो आपको अनुमति पत्र प्राप्त हुआ था, वो अनुमति पत्र आपको व्यापार करने के लिए था, किला बनाने के लिए नहीं। सिराजुद्दौला ने जब आक्रमण किया तो लगभग अंग्रेज को इन्होंने मारा। कुछ अंग्रेज तो फुल्टा द्वीप पे, ये बंगाल की खाड़ी में है, ये बंगाल है, यहीं पे एक फुल्टा द्वीप था, फुल्टा द्वीप पर भाग जाते हैं और कुछ मार दिए जाते हैं। बाकी 146 अंग्रेज को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बना के कहा जाता है एक छोटे से कमरे में गर्मी के समय में, क्योंकि जून के समय आक्रमण करते हैं और जून के समय में उत्तर भारत में बहुत बड़ी गर्मी होती है। 146 व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरे दिन जब कमरा खोला जाता है तो मात्र उसमें 23 व्यक्ति बचते हैं, बाकी 123 व्यक्ति मर जाते हैं। जो 23 व्यक्ति बचते हैं उसमें से एक जिंदा था हालवेल, जो आगे चल करके नवाब बनते हैं, वो गवर्नर बनते हैं बंगाल के। ये हालवेल ही जिंदा रहते हैं। इनकी जुबानी ही है कि हम 146 लोग थे, उसमें बंद किए गए थे। 14 फीट के कमरे में 14 बाई 10 मान लीजिए, तो 14 बाई 10 के कमरे में 146 लोग खड़े ही नहीं हो सकते, वो खड़े ही नहीं हो सकते। अब उसमें कैसे ठूस ठूस के भरेंगे पता नहीं। 146 लोग को डरना, कुछ हालबेल की मनगढ़ंत कहानी भी लगती है, लेकिन अब मनगढ़ंत कहानी है कि नहीं है, इतिहास में लिखा है तो आपको हमको पढ़ना है। 146 लोगों में से 123 लोग मर जाते हैं, 23 लोग बचते हैं, जिनमें से हालवेल एक होता है। और ये जानकारी प्राप्त होती है अंग्रेज़ों को, उसमें से एक अंग्रेज हैं, उनका नाम है क्लाइव। क्लाइव बहुत क्रोधित होते हैं और एक छोटे से पद से धीरे धीरे क्लाइव का कद बढ़ने लगता है और क्लाइव पहुंचते हैं बंगाल। बंगाल में अपने लोगों का हालचाल लेते हैं और हालवेल से पूछते हैं, बताइए क्या सही है। जैसे बाहुबली पूछते हैं, बताइए शिवसेना क्या सही है क्या गलत है, तो वहाँ शिवसेना तो सही थी। यहाँ क्लाइव पूछता है, बताइए हालवेल क्या सही क्या गलत है, तो ये मनगढ़ंत कहानी बताते हैं और क्लाइव ने सिराजुद्दौला से युद्ध करने की रणनीति शुरू कर दी। फिलहाल के लिए अलीनगर की एक संधि किए 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य एक संधि होता है और इस संधि में अंग्रेज़ों को सिक्के जारी करने की और किलेबंदी करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। जब क्लाइव को यह बात पता चला कि 146 अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में बंद किया गया है, तब क्लाइव
वाटसन के साथ कलकत्ता पहुंचा। और जिस समय सिराजुद्दौला ने आक्रमण करके अंग्रेज़ों को भगा करके कलकत्ता मानिकचंद नामक एक व्यक्ति के हाथ में सौंप करके वापस आया, तो इसी मानिकचंद को क्लाइव ने घूस देकर कलकत्ता पे कब्जा कर लिया। जब कलकत्ता पे कब्जा हो गया, तब अलीनगर की संधि 9 फरवरी को सिराजुद्दौला को करनी पड़ी। अब यहाँ तक की स्थिति तो ठीक है, अलीनगर की संधि हो गई, कलकत्ता अंग्रेज़ों के अंडर में मान लिया गया, साथ ही साथ उसमें सिक्का जारी करने का ये सारे प्रावधान सिराजुद्दौला को मानने पड़े। लेकिन सिराजुद्दौला के पीठ के पीछे इनका सेनापति, सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर स्वयं नवाब बनना चाहता था और इसलिए किसी तरह से सिराजुद्दौला को मारना चाहता था, हमेशा सोचता रहता था। साथ ही साथ यार लतीफ़, एक दीवान इनके थे राय दुर्लभ, और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ, ये चार के चारों एक षड्यंत्र रच रहे थे नवाब के खिलाफ। और ये बात कि 4 लोग मुख्य लोग हैं जो नवाब को मारना चाहते हैं, ये जानकारी हो गई किसको? क्लाइव को। इसलिए कहा था अगर अपने नाराज हों तो चलेगा, लेकिन यदि अपने दगेबाज हों तो बर्बादी तय है। क्लाइव को यह बात पता चल गया। क्लाइव ने एक व्यापारी अमीचंद को साथ लिया। किसको? एक व्यापारी अमीचंद, इनको साथ लिया और अमीचंद के माध्यम से वो मीर जाफर, यार लतीफ़, राय दुर्लभ और जगत सेठ, इन चारों व्यक्तियों से मिलने की कोशिश में सफल रहा। अमीचंद को बहुत भारी भरकम रकम दिया था क्लाइव ने, लेकिन जब इन चारों से मीटिंग हो गया तब क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब बनाने का वचन दिया। क्लाइव ने कहा कि नवाब तो आप बनेंगे, हमें क्या मिलेगा? कहा जाता है कि यदि किसी कीमत पे किसी कीमत को पाया जाए और जो पाया जाए उससे ज़्यादा कीमत देना पड़े तो उस कीमत को ठुकरा देना चाहिए। लेकिन ये बातें इन मूर्खों को समझ में नहीं आई थी। मीर जाफर ने सब कुछ समर्पण करने को तैयार हो गए, बस नवाब बनना है। पहले गाना था, चाहे बैलो बिकाए हमें ला दो लटकन, सब बिकाए जाए, इनका लटकन चाहिए। मीर जाफर को नवाब का पद दे दो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। यही हुआ। प्लासी के युद्ध में से पहले मीर जाफर को यार लतीफ़, जगत सेठ, राय दुर्लभ, इन सभी को क्लाइव ने अपने पक्ष में कर लिया था। युद्ध केवल होना था, युद्ध के परिणाम तो पहले ही क्लाइव ने अपने पक्ष में कर लिया था। मात्र कहा जाता है 1200 सैनिक, हद है। 1200 यूरोपीय सैनिक, जिनमें 100 अश्वरोही मात्र थे, और युद्ध क्लाइव के पक्ष में गया। कैसे गया? सिराजुद्दौला के 2 हिंदू सेनापति थे, मीर मदान और मोहन लाल। मुख्य सेनापति मीर जाफर थे।
मीर जाफर मिले हुए थे, लेकिन मीर मदान और मोहनलाल प्लासी के युद्ध में जब युद्ध प्रारंभ होता है तो वीरतापूर्वक लड़ते हैं, और जब सिराजुद्दौला आते हैं तो मीर जाफर उनको यह कह करके वापस कर देता है कि नवाब साहब, आप यहाँ आके हमारा तौहीन कर रहे हैं, इतनी छोटी सेना लेकर के अंग्रेज आए हैं, हम उनकी ऐसी तैसी कर देंगे, आप जाके विश्राम कीजिए। सिराजुद्दौला को भरोसा हो जाता है और वो वापस चले जाते हैं, और जैसे वापस जाते हैं मीर जाफर मीर मदान को मार देता है, यानी अपने ही सैनिकों से इनको मरवा देता है। मोहनलाल को बंदी बना लिया जाता है, और उधर दूसरी तरफ मीर जाफर अपने पुत्र मीरन को आज्ञा देता है, जो जा कर के मोहम्मद बेग के द्वारा नवाब सिराजुद्दौला का कत्ल कर देता है, और कत्ल करने के बाद में युद्ध अंग्रेज़ों के पक्ष में चला जाता है। यानी कहा जाता है बिना लड़े अंग्रेज जीत जाते हैं। मीर जाफर अगला नवाब बनता है, यानी कि नवाब बना दिए जाते हैं मीर जाफर नवाब बना दिए जाते हैं। जिस गद्दारी को यहाँ पे मीर जाफर के द्वारा किए गए कांड को याद रखिएगा, अभी इनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध को नाम दे करके नवाब तो अपना बने, सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में समर्पित कर दिए। अब मीर जाफर बने नवाब। जब मीर जाफर को गद्दी प्राप्त हो गई, तब मीर जाफर के अंदर कुछ ऐसे भाव उत्पन्न हुए जिसे अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति को उभार लिया। इनके समय में हिंदू मुस्लिम विवाद प्रारंभ हो गया, और साथ ही 25 फरवरी 1760 को क्लाइव वापस चला गया। जब क्लाइव वापस चला गया तब बंगाल का एक स्थायी नवाब बना बेंसीटार्ट। बेंसीटार्ट बंगाल का एक स्थायी गवर्नर बना। तो गवर्नर बनने के बाद में वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहता था, और मीर जाफर से बार बार पैसा मांगता था, और मीर जाफर को गाली भी बहुत देता था, पैसा मांगता था। मीर जाफर समझ गए थे कि मैं दे नहीं पाऊंगा, और बेंसीटार्ट को चाहिए था कोई दूसरा पालतू कुत्ता। लेकिन इस बार जो कुत्ता इन्हें मिलेगा वो अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ा देगा। उसका नाम है मीर कासिम। मीर कासिम सेनापति किसका है? मीर जाफर का। मैंने कहा था याद रखना, भी इनके साथ भी वैसा ही होगा जैसा इन्होंने अपने नवाब के साथ किया था। बेंसीटार्ट मीर कासिम से मिलता है और एक दूसरे से समझौता करता है कि देखिए आपको मैं नवाब बनाता हूं, हमें क्या मिलेगा? बदले में वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी चाहिए, साथ ही साथ सिलहट के व्यापार में जो चूना का व्यापार होता है उसमें कंपनी को हिस्सा चाहिए। और बेंसीटार्ट ने कहा मुझे 50,000 पाउंड तथा हमारे सहयोगियों को नगद पैसा चाहिए। मीर कासिम कहता है जो मांगोगे सब देंगे, सत्ता तो दो पहले। मीर कासिम को सत्ता मिल जाती है। जब मीर कासिम बढ़ता है आगे तो मीर जाफर समझ चुका होता है कि मैं अभी मार दिया जाऊंगा। मीर जाफर गद्दी छोड़ के तुरंत हट जाता है। यानी इसे एक साधारण रूप से तथाकथित क्रांति के नाम से जाना जाता है। बिना खून खराबा के, बिना किसी युद्ध के मीर जाफर हट जाता है और मीर कासिम जो कि इसका दामाद भी होता है गद्दी प्राप्त करता है।
अब जब मीर कासिम गद्दी पे बैठते हैं तब पैसा देना, पैसा मांगना, बेंसीटाट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और मीर कासिम ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वो मुर्शिदाबाद से, यानी कलकत्ता से मुर्शिदाबाद की तरफ राजधानी परिवर्तन करता है और धीरे धीरे कई ऐसी गतिविधियां करता है मीर कासिम कि किसी तरह से हम अंग्रेज़ों से छुट्टी पा जाएं, अंग्रेज़ों से छुटकारा पा जाएं। और वह पश्चिमीकरण की तरह बंदूक बनाना, सैनिक प्रशिक्षण, आदि गतिविधियां प्रारंभ कर देता है और इससे अंग्रेज भयभीत होने लगते हैं और धीरे धीरे अंग्रेज़ों के सामने, अंग्रेज़ों को जो व्यापार करने का छूट प्राप्त था वह छूट मीर कासिम ने पूरे भारतीयों को भी दे दिया। जब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया कि हमें वैसो भी कर नहीं मिलता है, भारतीयों से कर वसूलते हैं उसके बहाने, तो पूरे भारतीयों को व्यापार कर छूट दे दिया, तो अंग्रेज़ों ने इसे अपने विशेषाधिकार पर कुठाराघात समझा और मीर कासिम को सत्ता से हटाने का प्रबंध करने लगे। मीर कासिम के ऊपर चढ़ाई होता है, मीर कासिम भाग करके जाते हैं, त्रिगुट संधि करते हैं। त्रिगुट संधि में बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम, ये तीन लोग एक त्रिगुट बनाते हैं और फिर बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में निर्णय हो जाता है। बक्सर के युद्ध में निर्णय हो जाता है कि क्या होगा, अंग्रेज राज करेंगे या नहीं करेंगे। जब मीर कासिम नवाब बने तो मीर कासिम अंग्रेज़ों की पूरी स्थिति को समझते थे। वो जानते थे कि वो एकदम केवल एक सांकेतिक हमें रखना चाहते हैं, बाकी स्वयं शासन करना चाहते हैं। लेकिन मीर कासिम भी महत्वाकांक्षी था। मीर कासिम अंग्रेज़ों की चाल समझता था। मीर कासिम ने क्या किया कि सबसे पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। इसके बाद में मीर कासिम ने भारतीयों को भी वो सारी सुविधा मुहैया कराई जो अंग्रेज़ों को प्राप्त था। तो अंग्रेज़ों को लगा ये हमारे विशेषाधिकारों का हनन है और साथ ही साथ मीर कासिम ने मुंगेर में तोप निर्माण के लिए कारखाना बनवाया और तोड़दार बंदूक के निर्माण के लिए कारखाना स्थापित करवाया और अपने सेना के आधुनिकीकरण के लिए, सेना के आधुनिकीकरण के लिए जर्मन अधिकारी वाल्टर रीनहार्ड की नियुक्ति किया। वाल्टर रीनहार्ड की नियुक्ति किया। अब ये सब गतिविधि देख करके अंग्रेज हो गए बहुत क्रोधित। उन्होंने मीर जाफ़र से कहा तुम फिर से जाके नवाब बनो। मीर कासिम ने कहा हम तो यही चाहते ही थे। मीर कासिम को कंपनी ने नवाब घोषित किया और मीर जाफ़र को, और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अब मीर कासिम गद्दी छोड़कर भाग के आए अवध के नवाब के यहाँ। अवध के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के यहाँ पे ही दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय भी विराजमान थे।
अब मीर कासिम ने अपनी बातें दोनों लोगों से रखी। तो अवध के नवाब सिराजुद्दौला, दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय और साथ ही मीर कासिम, इन 3 लोगों की एक त्रिगुट बनी और इस त्रिगुट के माध्यम से बक्सर के मैदान में पहुंच गए और बक्सर के मैदान में अंग्रेज़ों का नेतृत्व करता हेक्टर मुनरो अपनी सेना लेकर के पहुंच गया और हेक्टर मुनरो ने 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में इन तीनों को बुरी तरह पराजित कर दिया। मीर कासिम भाग गया, सिराजुद्दौला और शाह आलम बचे रहे। कहा था बाद में मीर कासिम कहीं अनजान में मार दिया गया था। अब ये बक्सर का युद्ध हुआ तो यहाँ पे इतिहासकारों ने कहा कि प्लासी का युद्ध धन के चाबी से खोला गया था, लेकिन बक्सर का युद्ध सशक्त नेतृत्व का परिणाम था। अंग्रेज विजयी हुए और बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करके भारत में राज्य करने की स्थिति को आगे बढ़ाया। मीर जाफर मार दिए गए, इनकी मृत्यु हो गई थी मीर जाफर की। तब इनका पुत्र नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बक्सर का युद्ध जो होता है वो मीर जाफर के समय में होता है, बंगाल के नवाब के, लेकिन जो इलाहाबाद की संधि होती है वो नजमुद्दौला के समय में होता है। इसलिए प्रश्न कभी आए कि बक्सर का युद्ध जब हुआ तो बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर थे, लेकिन जब संधि हुई तब नजमुद्दौला थे, याद रहे। अब क्लाइव को वापस बुलाया गया, कहाँ से? लंदन से। मतलब अब स्थिति सामान्य थी कि बंगाल पे पकड़ अंग्रेज़ों का हो गया है, भारत पे अंग्रेज़ों का राज्य होगा। तो पहली विजय जो क्लाइव ने किया था प्लासी का, इसीलिए क्लाइव को दोबारा बुलाया गया और क्लाइव ने इलाहाबाद की 2 संधियां किया, एक 12 अगस्त 1765 को, एक 16 अगस्त 1765 को। 2 संधि हुआ। पहली संधि में शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव ने हस्ताक्षर किया था, और इलाहाबाद की दूसरी संधि में शुजाउद्दौला अवध के नवाब और क्लाइव ने हस्ताक्षर किया था। तो दोस्तों इसमें जब संधि हुआ तो कड़ा और इलाहाबाद का जागीर जो था वो बनारस के राजा बलवंत देव को दे दिया गया था और इसे स्वीकार करने के लिए बात कही गई थी। तो दोस्तों अब होगा द्वैध शासन प्रणाली, यानी बंगाल से अंग्रेज़ों की अब द्वैध शासन प्रणाली शुरू होगा। इसकी चर्चा हम करेंगे अगले क्लास में। मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।